आपराधिक मामलों में आप अभियुक्त के बारे में तो समझते हैं कि अभियुक्त वह व्यक्ति होता है जिसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर में ये लिखा है कि यह व्यक्ति इस घटना में शामिल है, इस घटना को अंजाम देने में शामिल है। अर्थात अपराध में शामिल होने का शक जिस व्यक्ति के ऊपर है, आमतौर पर उसी को पुलिस एफआईआर में अभियुक्त के रूप में नामजद करती है। अर्थात उसके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि उस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, जैसे मर्डर को अंजाम दिया है। तो अगर एक ए नामक व्यक्ति के ऊपर में किसी मर्डर को कारित करने का इल्ज़ाम है तो कानून की भाषा में उसी को अभियुक्त कहा जाता है। ये बात सभी को मालूम है ना। तो अभियुक्त का नाम सबसे पहले आमतौर पर कहाँ दिखाई पड़ता है? पुलिस के द्वारा लिखे जाने वाले एफआईआर में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में, कि कोई आपराधिक घटना की सूचना थाने में मिली, पुलिस को मिली और पुलिस के द्वारा एफआईआर लिखी गई जिसमें एक मर्डर या किसी अन्य आपराधिक घटना के संबंध में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के शामिल होने का शक है और उनका नाम अभियुक्त के तौर पर लिख दिया गया। अर्थात उनके खिलाफ अब जांच शुरू होगी, उनके खिलाफ अन्वेषण शुरू होगा। एक अन्वेषण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और वो अन्वेषण का कार्य शुरू करेगा। अन्वेषण की प्रक्रिया के संबंध में मैं पहले भी बतलाता रहा हूँ कि अन्वेषण की प्रक्रिया में उस घटना के तथ्यों और परिस्थितियों से वाकिफ़ लोगों के बयान लिए जाते हैं, अर्थात गवाहों के बयान लिए जाते हैं धारा 161 सीआरपीसी के अनुसार, है ना। और फिर गवाहों के बयान के बाद और भी कुछ कार्य किए जाते हैं, जैसे फॉरेंसिक सबूतों को इकट्ठा करना, उनको प्रयोगशाला में जांच इत्यादि के लिए भेजना। तो फॉरेंसिक जांच से भी रिपोर्ट जो मिली वो भी एक एक्सपर्ट के गवाही के तौर पर ही मानी जाती है, किसी विशेषज्ञ की गवाही के तौर पर ही मानी जाती है, उसके बयान के तौर पर ही मानी जाती है। तो इन सभी गवाहों के बयान, विशेषज्ञों के बयान या विशेषज्ञों के द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी सबूत को इकट्ठा करके जो अंतिम तौर पर आरोप पत्र तैयार किया जाता है, जो चार्जशीट तैयार किया जाता है, जिसे चालान भी कहते हैं, उसे कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ना। तो जिस समय एफआईआर लिखी गई संज्ञेय अपराध के मामले में, उसी समय से जो उस इलाके का जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो इस प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। उसे सीआरपीसी की धारा 167 के अनुसार स्पेशल रिपोर्ट पुलिस के द्वारा प्रस्तुत की जाती है और तभी से वो इस मामले को संज्ञान में ले लेता है कि इस प्रकार की घटना कि अब मैं जांच करूंगा। अर्थात अलग अलग तारीखों पर पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त वो करेगा कि इस मामले में अन्वेषण के कार्य की प्रगति किस स्तर तक पहुंच चुकी है, आरोप पत्र अर्थात चार्जशीट कब फाइल किए जाएंगे। तो यह जांच की प्रक्रिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चलती है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर स्वयं सक्षम हो कानून के अनुसार उस केस का विचारण करने, अर्थात उस केस के मामले में आगे सुनवाई करने में, तो उस मैटर को अपने पास रखता है। अन्यथा अगर गंभीर अपराध का मामला है तो उसे ऊपर के सत्र न्यायाधीश के पास सुनवाई के लिए भेज देता है ना। तो जांच की प्रक्रिया और ट्रायल की प्रक्रिया के दौरान भी किसी व्यक्ति को अभियुक्त बनाया जा सकता है। सामान्य बात तो ये है कि अभियुक्त बनाने का काम एफआईआर के माध्यम से होता है, अभियुक्त बनाने का काम चार्जशीट के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन अभियुक्त बनाने का काम ट्रायल की प्रक्रिया में भी हो सकता है। ट्रायल अर्थात गवाहों के बयान कोर्ट में अब दर्ज किए जा रहे हैं और किसी गवाह के बयान के आधार पर मान लीजिए कि ये मालूम हुआ कि किसी गवाह ने आकर कोर्ट में ये कहा कि इस घटना में ABCD के अलावा E भी शामिल है। ABCD का नाम तो एफआईआर में पुलिस ने लिखा है लेकिन E का नाम नहीं लिखा है, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, वो भी इस अपराध में शामिल था। तो उसके इस प्रकार की गवाही, उसके इस प्रकार के कोर्ट में दिए गए जो हलफिया बयान है, उसके आधार पर चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट अगर ट्रायल कर रहा है या सेशन कोर्ट अगर ट्रायल कर रहा है तो जज को ये पावर है कि वो तुरंत ही यह आदेश दे कि ई जिसको एफआईआर या चार्जशीट में नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया है उसे भी इस मामले में अभियुक्त तुरंत बनाया जाए और अगर वो अभी इस कोर्ट में मौजूद है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए, या ये इस कोर्ट में मौजूद नहीं है तो गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। जैसा भी उचित लगे इस मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर ट्रायल कर रहा है तो वो आदेश देगा, अगर सेशंस जज इस मामले में ट्रायल कर रहा है तो वो इस प्रकार के आदेश जारी करेगा। तो इस प्रकार से ट्रायल के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति के संबंध में ये आशंका उत्पन्न हुई
या किसी व्यक्ति के संबंध में ये आरोप प्रस्तुत हुआ कि यह व्यक्ति इस घटना को अंजाम देने में शामिल हो सकता है, तो उसे भी अब इसमें अभियुक्त बना लिया गया। भले ही उसका नाम एफआईआर में नहीं था, भले ही उसका नाम 161 के किसी बयान में नहीं था, भले ही उसका नाम किसी चार्जशीट में कहीं पर नहीं था, फिर भी अगर विचारण या ट्रायल के दौरान किसी गवाह के साक्ष्य के आधार पर उसका नाम जाहिर हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त बनाने की शक्ति जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट को है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में विचारण का अर्थात ट्रायल का कार्य चल रहा है तो, और नहीं तो सेशंस कोर्ट के हो, अगर सेशंस कोर्ट के सामने विचारण या ट्रायल का कार्य चल रहा है तो, है ना। तो इस प्रकार से उद्देश्य ये है हमारे प्रक्रिया संबंधी विधि का कि न्यायपूर्णता होना चाहिए। जस्टिस मस्ट नॉट जस्ट बी डन, बस मस्ट बी सीन टू हैव बी डन। न्याय सिर्फ किया ही नहीं जाना चाहिए, ये लगना चाहिए भी कि न्याय हुआ है ना। और इस उद्देश्य से हमारे कोर्ट्स को, ट्रायल कोर्ट्स जो भी, चाहे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट हो या सत्र न्यायाधीश का कोर्ट हो, सभी को एक असीमित शक्ति जैसी प्रदान की गई है कि न्याय के हित में वे कोई भी आदेश दे सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी और हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।